किसी का कैंसर यदि ब्रेन में फैल जाए तो कई पेशेंट्स को कैटास्ट्रोफे मानते हैं। उनको लगता है कि सर्वाइवल अब कुछ ही महीने का है। क्या आप जानते हैं कि ब्रेन मेटास्टेसिस के साथ भी सालों साल का सर्वाइवल पाया जा सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्रेन मेटास्टेसिस यानी बॉडी के एक दूसरे ऑर्गन का कैंसर का ब्रेन में फैलना एक रीजनेबली कॉमन इवेंट है और कुछ कैंसर्स में बहुत ही कॉमन है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर और किडनी कैंसर में। परंतु कई और कैंसर में भी कम कॉमनली ब्रेन में कैंसर फैल सकता है और ये कॉमनली पेशेंट्स को एक कैटास्ट्रोफे लगता है और पेशेंट को कई बार लगता है कि इसके साथ सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग टर्म आउटकम पॉसिबल नहीं है। तो मैं इस धारणा को चेंज करने आया हूँ और मैं आज को आपको ब्रेन मेटास्टेसिस के बारे में सबको समझाना चाहता हूँ, ताकि आप जानें कि ब्रेन मेटास्टेसिस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे इनके साथ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पाया जा सकता है। तो आओ ब्रेन मेटास्टेसिस के बारे में एक एक करके हर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाहता हूँ वो होता है कि ब्रेन मेटास्टेसिस से हमारा मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, बॉडी के कैंसर्स, जैसे हमने कई वीडियोस में पहले भी डिस्कस किया है, उनकी एक स्प्रेडिंग टेंडेंसी होती है। यदि कैंसर को हम टाइम पे ट्रीट या क्योर नहीं करते, टाइम पे कैच नहीं कर पाते, तो कॉमनली ये कैंसर्स फैलना शुरू कर देते हैं। और कॉमन साइट्स जो कैंसर के स्प्रेड करने की है वो विभिन्न ऑर्गन होते हैं, जैसे लंग, लिवर, बोन एक्सेट्रा, और इनमें से एक ऑर्गन होता है ब्रेन। तो ब्रेन मेटास्टेसिस से मतलब हमारा ये है कि कोई कैंसर जो बॉडी के किसी और ऑर्गन में शुरू हुआ है, चाहे वो किडनी हो, ब्रेस्ट हो, लंग हो, लिवर हो, पैंक्रियाज हो, कहीं भी हो, और वहाँ से निकल के ब्रेन के अंदर फैल गया है, तब इस चीज़ को हम ब्रेन मेटास्टेसिस या ब्रेन में फैला हुआ कैंसर बोलते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है प्राइमरी ब्रेन कैंसर और ब्रेन मेटास्टेसिस के बीच में डिफरेंस। तो यदि पेशेंट की बॉडी में कहीं पे भी कैंसर नहीं है और कैंसर ब्रेन में ही शुरू हुआ है, तो उसका ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर बोलते हैं। और उसका हमारा एक डिफरेंट वीडियो है जो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले लिंक से जाके देख सकते हो। पर यदि पेशेंट का कैंसर बॉडी में कहीं और से शुरू हुआ है और वो वहाँ से ब्रेन में फैला है, तो उसको ब्रेन मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ ब्रेन मेटास्टेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, ना कि प्राइमरी ब्रेन कैंसर जो हमने दूसरे वीडियो में पहले डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि किसी को ब्रेन मेटास्टेसिस हो तो उसका पता कैसे चलता है, यानी उसके कॉमन सिम्टम्स क्या है। तो फ्रेंड्स, ब्रेन एक क्लोज्ड डब्बे यानी क्लोज्ड बॉक्स, हड्डी के बॉक्स के अंदर एक वाइटल ऑर्गन है जो बॉडी के हर ऑर्गन को मैनेज करता है। तो ऑब्वियसली यदि इस बंद डब्बे के अंदर एक ट्यूमर की गांठ आएगी तो उस डब्बे के अंदर प्रेशर पड़ेगा और नॉर्मल ब्रेन पर जोर पड़ेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि वो बंद डब्बे में स्पेस लिमिटेड है। तो यदि उस लिमिटेड स्पेस में आप कोई भी नई फॉरेन बॉडी डाल रहे हो, तो जब भी वो ग्रो करेगी तो वो नॉर्मल टिश्यू को डैमेज करेगी और उसको श्रिंक करने को फोर्स करेगी। तो कॉमनली जब भी ब्रेन में ट्यूमर होता है तो इसका सिम्टम या तो गार्ड के प्रेशर की वजह से होता है या गार्ड की वजह से नॉर्मली पार्ट ऑफ ब्रेन के डैमेज की वजह से होता है। तो कॉमन सिम्टम जो ब्रेन में मेटास्टेसिस के होते हैं वो होता है सिर में दर्द यानी हेडेक। स्पेशली ब्रेन मेटास्टेसिस का हेडेक ऐसा होता है जो अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये है कि जब हम रात को सोते हैं तो ब्रेन में प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि हम फ्लैट लेटे होते हैं और ऑलरेडी ट्यूमर की वजह से स्पेस ऑक्यूपाइड है, तो उस प्रेशर की वजह से हेडेक होता है। तो कैंसर पेशेंट में अर्ली मॉर्निंग हेडेक एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है और यदि ऐसा हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और पेशेंट को अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। तो अर्ली मॉर्निंग हेडेक ब्रेन मेटास्टेसिस का कॉमन सिम्टम होता है। उसके अलावा वेरियस एंड ऑर्गन डैमेज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आधी बॉडी में पैरालिसिस होना या आधी बॉडी के अंदर कमजोरी आना, जिसको हेमीपैरेसिस बोलते हैं, टिपिकली ब्रेन मेटास्टेसिस का साइन होता है। उसका रीज़न ये है कि लेफ्ट साइड वाला ब्रेन राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट साइड वाला ब्रेन लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो नेट रिजल्ट ये होता है कि यदि ब्रेन में एक तरफ गांठ है तो बॉडी की सिर्फ एक साइड कमजोर या एबनॉर्मल होगी। तो आधी बॉडी में कोई भी यदि पेशेंट को सिम्टम हो तो उसको हमेशा सोचना चाहिए कि ब्रेन में कुछ गड़बड़ है और ब्रेन मेटास्टेसिस के लिए पेशेंट का चेकअप होना चाहिए। पेशेंट को मिर्गी के दौरे या सीजर हो सकते हैं। पेशेंट को बात करने में, बोलने में, टेस्ट करने में, सूंघने में डिफेक्ट हो सकता है। पेशेंट को डबल दिख सकता है एंड बहुत सारे ब्रेन रिलेटेड सिम्टम हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि ट्यूमर की ब्रेन के अंदर लोकेशन क्या है। मोटा मोटा पेशेंट को कोई भी एबनॉर्मल न्यू सिम्टम आता है तो पेशेंट को इमीडिएटली अपने ऑन्कोलॉजिस्ट या डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना टेस्ट कराना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन मेटास्टेसिस को डायग्नोज यानी डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साधारण टेस्ट जैसे एक्सरे और अल्ट्रासाउंड ब्रेन मेट्स के लिए यूजफुल नहीं होते, क्योंकि अगेन ब्रेन एक हड्डी के बॉक्स के अंदर होता है और इस हड्डी के बॉक्स के अंदर आप एक्सरे अल्ट्रासाउंड से नहीं झांक सकते। तो उसके अंदर झांकने के दो इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, एक होता है CT स्कैन और एक होता है MRI। और ब्रेन मेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है MRI, खासकर कॉन्ट्रास्ट MRI। सो कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड MRI इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर ब्रेन मेट्स।
और इससे हम डॉक्टर डेफिनेटिवली और क्लियरली बोल सकता है कि आदमी को ब्रेन मेटास्टेसिस है या नहीं है। तो फ्रेंड्स फाइनली बात करते हैं कि ब्रेन मेटास्टेसिस का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो बिफोर गोइंग इनटू द ट्रीटमेंट मोडालिटी, यानी ट्रीटमेंट की मोडालिटी को समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर से हमारा क्या मतलब है? ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब ये होता है कि बॉडी में आदमी के दिमाग के और आदमी की बॉडी के बीच में एक दीवार है जो इम्यून सिस्टम और ब्लड सेल मिलकर बनाते हैं, जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। इस दीवार का मेन पर्पज ये है कि ब्रेन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और बॉडी चाहती है उसको हार्मफुल केमिकल से दूर रहना। तो बॉडी में हम कोई भी दवाई देते हैं तो टिपिकली बॉडी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती कि कौन सा केमिकल मेरे भले के लिए आ रहा है और कौन सा केमिकल मेरे नुकसान के लिए आ रहा है। तो बॉडी ब्रेन से सारे केमिकल को ब्रेन से बाहर रखती है, चाहे वो कैंसर की दवाई ही क्यों ना हो। तो नेट रिजल्ट ये होता है कि मेजॉरिटी ऑफ कैंसर मेडिसिन ब्रेन में बहुत अच्छी तरह काम नहीं करती। ऐसी कई कैंसर की दवाई है जो ब्रेन के बाहर बॉडी में फैंटास्टिक काम करती है, ट्यूमर को जीरो भी कर देती है, पर ब्रेन में यही दवाइयाँ काम नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेन मेटास्टेसिस का ट्रीटमेंट लंग, लिवर या बोन मेटास्टेसिस से डिफरेंट है। यदि किसी को फॉर एग्जांपल सपोज कोई ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है और उसको सपोज लंग में और बोन में मेटास्टेसिस है, तो उनका ट्रीटमेंट ब्रेन मेटास्टेसिस से कंपेयर काफ़ी ईजी माना जाता है, क्योंकि देर इज नो लंग बॉडी बैरियर और बोन बॉडी बैरियर, बट देर इज अ ब्रेन बॉडी बैरियर। तो ब्रेन और बॉडी के बैरियर की वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट्स ब्रेन के केस में बड़ी ध्यान से चूज करनी चाहिए और सिर्फ वही ट्रीटमेंट यूज करनी चाहिए तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके और ब्रेन पे काम कर सके। तो आगे हम इन्हीं ट्रीटमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि किन ट्रीटमेंट को करेंटली यूज करके ब्लड ब्रेन बैरियर पार करके ब्रेन मेटास्टेसिस को ट्रीट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेन मेटास्टेसिस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ब्रेन मेटास्टेसिस की लोकेशन क्या है, ब्रेन मेटास्टेसिस का साइज क्या है, ब्रेन मेटास्टेसिस का नंबर क्या है, यानी कितने ब्रेन मेटास्टेसिस है, और ब्रेन मेटास्टेसिस का कैंसर ऑफ ओरिजिन क्या है, यानी किस कैंसर से ब्रेन मेटास्टेसिस शुरू हुआ है, और इस बेसिस पे ब्रेन मेटास्टेसिस का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट जो ब्रेन मेटास्टेसिस के बारे में हमें डिस्कस करनी है उसको हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी। तो फ्रेंड्स रेडियोथेरेपी का मतलब बड़ा सिंपल है। रेडियोथेरेपी हाई एनर्जी की बीम्स होती है जिनको हम बॉडी के अंदर शूट करते हैं और जो इनविजिबल होती है और बॉडी के अंदर जाके ट्यूमर को बर्न कर देती है। रेडियोथेरेपी का यूज मेजॉरिटी ऑफ कैंसर में मेजॉरिटी ऑफ साइट्स पे होता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस में से एक होता है ब्रेन मेटास्टेसिस का ट्रीटमेंट, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर रेडियोथेरेपी को नहीं रोक पाता और रेडियोथेरेपी को हम ट्यूमर पर टारगेट करके ब्रेन के अंदर शूट कर सकते हैं ताकि ब्रेन ट्यूमर को डैमेज और किल कर सके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोडालिटी फॉर ब्रेन मेटास्टेसिस रेडियोथेरेपी, और आज के दिन भी बहुत सारे पेशेंट्स में ब्रेन मेटास्टेसिस का ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी से होता है। तो फ्रेंड्स जब हम रेडियोथेरेपी की बात करते हैं तो रेडियोथेरेपी के तात्पर्य में ब्रेन मेटास्टेसिस में दो तरह की रेडियोथेरेपी होती है। एक को हम बोलते हैं स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी यानी SRS, और एक को हम बोलते हैं होल ब्रेन रेडियोथेरेपी यानी WBRT। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी पेशेंट को ये समझना इंपॉर्टेंट है कि उसमें किस तरह की रेडिएशन दी जा रही है और उसका क्या रिस्क और बेनिफिट है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरानी थेरेपी, इसको होल ब्रेन रेडियोथेरेपी बोलते हैं। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है, होल ब्रेन रेडियोथेरेपी में और पूरे के पूरे ब्रेन कंपार्टमेंट को रेडिएशन एनर्जी से ट्रीट किया जाता है। और इसका बेसिक आइडिया ये है कि ब्रेन में जितने भी मेटास्टेसिस है, चाहे छोटे हो या बड़े हो, सबको रेडिएशन के डोज से एक्सपोज किया जाए ताकि वो सब श्रिंक हो जाए और उनका ग्रोथ बंद हो जाए और ट्यूमर सेल्स की डेथ हो जाए। तो होल ब्रेन रेडियोथेरेपी ब्रेन का रेडिएशन का बहुत ही पुराना तरीका है। इनफैक्ट इट इज़ अ वे ऑफ ट्रीटिंग ब्रेन मेट्स फॉर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, शायद 100 साल भी हो गए हो। इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड मोडालिटी। विद टाइम होल ब्रेन रेडिएशन की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट्स हुई है ताकि पेशेंट को साइड इफेक्ट कम हो, पर बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि होल ब्रेन रेडिएशन से पूरे ब्रेन को रेडिएट किया जाता है ताकि ब्रेन में जितने भी मेट्स हो सबको कंट्रोल किया जाए और सब ब्रेन मेट्स को कम किया जाए इन वन शॉट। होल ब्रेन रेडियोथेरेपी टिपिकली 1 to 2 वीक्स में किया जाता है, 1 से 2 हफ्ते में, और टिपिकली 5 से 10 फ्रैक्शन में किया जाता है, यानी अराउंड 5 to 10 सेशंस ओवर 1 to 2 वीक्स से होल ब्रेन रेडियोथेरेपी की जाती है। दूसरी मोडालिटी को हम बोलते हैं स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी यानी SRS। तो SRS की कॉन्सेप्ट बड़ी डिफरेंट है। SRS की कॉन्सेप्ट ये होती है कि सपोज आपके पास आपके हाथ में एक छोटा सा पेपर का पीस है और आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो और सूरज की किरणों को मैग्नीफाइंग ग्लास से उस पेपर के पीस में फोकस करके उसको जला के डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिमिलरली बॉडी के अंदर भी रेडिएशन से पूरे ब्रेन को रेडिएट करने की बजाय हम उसको सिर्फ ट्यूमर सेल के ऊपर फोकस कर सकते हैं। सिर्फ रेडिएशन ट्यूमर सेल को किल करेगी और बाकी ब्रेन पे उसका मिनिमल असर रहेगा। तो इस तरह की फोकस रेडियोथेरेपी को स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी बोलते हैं, और ये भी एक ब्रेन को रेडिएट करने का इंपॉर्टेंट तरीका है।
तो फ्रेंड्स स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे ब्रेन को ट्रीट किया जाता है। एसआरएस की बहुत सारी मोडालिटीज़ होती है, अलग अलग मशीनों पे अलग अलग तरह का एसआरएस होता है, चाहे टोमोथेरेपी हो, चाहे साइबर नाइफ हो, चाहे गामा नाइफ हो, चाहे एसआरएस ही हो, तो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। बट बेसिक कॉन्सेप्ट सबका सेम है कि आप एनर्जी को एक ट्यूमर सेल पे फोकस करके, यानी एक ट्यूमर की गार्ड पे फोकस करके सिर्फ उसको जला के खत्म कर रहे हो और बाकी ब्रेन को इंटैक्ट छोड़ रहे हो, और इसी चीज़ को एसआरएस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम ब्रेन रेडिएशन की बात करते हैं, हमारा ऑलवेज प्रेफरेंस यही रहता है कि पेशेंट को होल ब्रेन की बजाय एसआरएस दिया जाए। इसका रीज़न ये है कि होल ब्रेन में साइड इफेक्ट पेशेंट के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अब बाकी पूरे ब्रेन को रेडिएट कर रहे हो तो उससे थकान, हेडेक, कमज़ोरी, हेयर लॉस, थोड़ा कॉग्निटिव डिफेक्ट्स यानी सोच में कमी या सोच में कमज़ोरी, इस तरह के साइड इफेक्ट आ सकते हैं, मेमोरी लॉस आ सकता है। जबकि एसआरएस में चूंकि आप सिर्फ ट्यूमर को रेडिएट कर रहे हो, इसलिए ये सारे साइड इफेक्ट एसआरएस में बहुत ही कम और बहुत ही अनकॉमन होते हैं। तो हमारा प्रेफरेंस ऑलवेज यही होता है कि जब भी हम ब्रेन की रेडिएशन करें तो हम पेशेंट को एसआरएस दें, ना कि होल ब्रेन रेडियोथेरेपी। परंतु एसआरएस की एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, यूजुअली एसआरएस 5 से 8 गांठें मैक्सिमम में आप कर सकते हो। इनफैक्ट मशीन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कुछ रेडियोथेरेपी मशीन्स ऐसी होती है जो सिर्फ अप टू 3 गांठों की एसआरएस कर सकती है, और एडवांस मशीन्स 5 से 8 गांठों तक की एसआरएस कर सकती है। इन जनरल यदि पेशेंट को 5 to 8 लीजन से ज़्यादा है तो उनमें एसआरएस का ऑप्शन नहीं रहता, और उसमें सिर्फ होल ब्रेन रेडियोथेरेपी का ऑप्शन रहता है। सेकंड एसआरएस की प्रॉब्लम यह है कि टिपिकली एसआरएस जिस गार्ड को हम करना चाहते हैं उसका साइज 3 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो एसआरएस फ्यू और स्मॉल गांठों के लिए यूज़ किया जाता है। यदि पेशेंट को मल्टीपल गांठें यानी बहुत सारी गांठें हैं या गांठों का साइज ज़्यादा है तो टिपिकली एसआरएस पॉसिबल नहीं होती, और इस केस में होल ब्रेन रेडियोथेरेपी की जाती है ट्यूमर के कंट्रोल के लिए। पर दोनों मोडालिटीज़ ट्यूमर को कंट्रोल करने के अच्छे तरीके हैं, चाहे आप एसआरएस यूज़ करो या होल ब्रेन रेडियोथेरेपी यूज़ करो। बस एसआरएस में साइड इफेक्ट कम होते हैं, इसलिए वो हमारे लिए प्रेफर्ड होता है। तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जिसको हम ब्रेन मेट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं सर्जरी, स्पेसिफिकली न्यूरो सर्जरी। तो फ्रेंड्स एक टाइम था जब ब्रेन मेट्स के लिए जो मेन ट्रीटमेंट है वो न्यूरो सर्जरी होती थी, कि भाई कोई बड़ी गांठ दिख रही है उसको ऑपरेट करके निकाल दो। बट एज एसआरएस की डेवलपमेंट हुई है, धीरे धीरे जैसे जैसे एसआरएस की डेवलपमेंट बढ़ती आ रही है, वैसे वैसे जैसे रेडिएशन की क्वालिटी बेटर हो रही है, सर्जरी का यूज़ कम होता जा रहा है ब्रेन मेट्स में। इसका रीज़न ये है कि अब ब्रेन को ऑपरेशन कर भी दो, बीमारी का जड़ से इलाज होगा नहीं, और सर्जरी एक मेजर प्रोसेस है, उसमें आपको अंदर जा पेशेंट को ओटी लेके जाके ब्रेन खोल के ट्यूमर को निकालना पड़ेगा। जबकि रेडिएशन के लिए पेशेंट को कुछ नहीं करना, बस जाके मशीन में लेटना है और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में इलाज खत्म हो जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्जरी इज नॉट आवर फर्स्ट चॉइस। आज के दिन सर्जरी के 2 मेन इंडिकेशन होते हैं। नंबर 1, यदि पेशेंट को एक ही गांठ है पर उसका साइज बड़ा है, तो सपोज पेशेंट को एक सिंगल गांठ है और उसका साइज छोटा है, सपोज 2 सेंटीमीटर का सिंगल गांठ है, तो टिपिकली हम प्रेफर करते हैं उसको एसआरएस करना। पर सपोज पेशेंट को एक सिंगल गांठ है ब्रेन में जिसका साइज 4.5 या 5 सेंटीमीटर है, तो इतनी बड़ी गांठ में हम एसआरएस कर नहीं सकते। और होल ब्रेन रेडिएशन में एक सिंगल गांठ के लिए हम चाहते नहीं कि पूरे ब्रेन को रेडिएट करें, तो ऐसी गांठ को न्यूरोसर्जरी से निकालने को हम बेटर मानते हैं, और न्यूरोसर्जरी इस गांठ में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बन जाता है। दूसरा रीज़न जब न्यूरोसर्जरी का यूजेज ज़्यादा है वो तब है कि पेशेंट को एक सिंगल गांठ या मल्टीपल गांठ हो जो पेशेंट में सिवियर सिम्टम कॉज कर रही है, ब्रेन को धकेल रही है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है और पेशेंट की लाइफ को रिस्क है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियोथेरेपी का असर आता है पर ग्रेजुअली आता है, ठक से नहीं आता। ऑन दी अदर हैंड सर्जरी में आप इमीडिएटली ब्रेन को डीकम्प्रेस करके पेशेंट की जिंदगी बचा सकते हो। तो कोई भी न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी है, यानी ट्यूमर ब्रेन को धकेल रहा है और पेशेंट की लाइफ को रिस्क में डाल रहा है, उसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज इमीडिएट सर्जरी, मतलब फटाफट ऑपरेशन करके ट्यूमर को डीबल्क करो, पेशेंट की लाइफ बढ़ाओ, और बाकी ट्रीटमेंट उसके बाद देखेंगे। तो आज के दिन न्यूरोसर्जरी के 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, लार्ज मेट विथ स्मॉल नंबर, मतलब कम नंबर के लार्ज मेट, या न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी। और फाइनली बात करते हैं कैंसर की दवाइयों का, यानी सिस्टमिक थेरेपी। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल के फ्रीक्वेंट व्यूअर्स ये जानते हैं कि हमारा मेन चैनल का थीम कैंसर की मेडिकल थेरेपी यानी मेडिकल ऑन्कोलॉजी पे होता है, यानी कैंसर में क्या दवाइयाँ यूज़ करके पेशेंट को हम अच्छा आउटकम और गुड सर्वाइवल दे सकते हैं। तो क्लासिकली इफ़ यू गो बैक 20 to 30 ईयर्स, जिन पेशेंट को ब्रेन मेट्स होते थे उनमें दवाइयों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस या इम्पैक्ट नहीं होता था। उसका रीज़न ये था कि उस टाइम कैंसर की जो दवाई अवेलेबल थी वो सिर्फ कीमोथेरेपी थी, और कीमोथेरेपी का हालांकि ब्रेन में इम्पैक्ट रहता है, पर ब्रेन में कीमोथेरेपी का इम्पैक्ट लिमिटेड है। कीमोथेरेपी ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से ब्रेन पे बहुत अच्छा काम नहीं कर पाती और उसका असर कम रहता है, विच इज़ वाई इन जनरल कीमोथेरेपी को बहुत एक्सटेंसिवली ब्रेन मेट्स के लिए प्रेफर नहीं किया जाता।
कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स एग्जिस्ट करते हैं जो ब्रेन में अच्छा काम करते हैं और ब्रेन में सर्वाइवल बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटामिन, एटोपोसाइड, कार्मस्टिन, लोमस्टिन, प्रोकार्बोसिन, मतलब कीमोथेरेपी दवाइयाँ हैं जो ब्रेन में इम्पैक्ट करती है और ब्रेन में काम करती है, बट यूजुअली इनसे बहुत ज़्यादा लंबा एक्सटेंसिव कंट्रोल कम मिलता है। इसलिए यूजुअली कीमोथेरेपी इज़ नॉट आवर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ब्रेन मेट्स। कीमोथेरेपी का ज़्यादा यूजेज ये होता है कि बॉडी के बाहर की बीमारी को अच्छी तरह कंट्रोल करो और ब्रेन का फोकस सर्जरी या रेडियोथेरेपी से करो। बट वेरी इंपॉर्टेंट, आज की इरा में जब टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल है, ये पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो गई है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टारगेटेड थेरेपी की दवाइयाँ यूजुअली स्मॉल मॉलिक्यूल्स होती है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्लियर कर सकती है। तो जो दवाई ब्लड ब्रेन बैरियर को क्लियर कर सकती है वो ऑब्वियसली ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करेगी। इनफैक्ट जो दवाई ब्लड ब्रेन बैरियर को कंप्लीटली क्लियर कर सकती है वो ब्रेन पे उतना अच्छा काम करेगी इतना बॉडी पे काम कर रही है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन कैंसर में टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है और यूज होती है उनमें ब्रेन मेटास्टेसिस का आउटकम बहुत अच्छा है और ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्रेन मेट्स की बात करें तो वो होता है लंग कैंसर। तो लंग कैंसर में ऑलमोस्ट 30 to 40% पेशेंट में टारगेटेड थेरेपी काम करती है और आउटकम अच्छा रहती है। और इनमें से कई पेशेंट में यदि पेशेंट को ब्रेन मेट्स है भी, तब भी ओरल टैबलेट का ही असर इतना अच्छा होता है कि पेशेंट को कई बार ना सर्जरी ना रेडिएशन किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती है और बस टैबलेट खा के पेशेंट सालों साल का एक्सीलेंट आउटकम पा सकता है और लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स पा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दवाइयों में यदि किसी को ब्रेन मेटास्टेसिस है तो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज ऑलवेज टारगेटेड थेरेपी, क्योंकि टारगेटेड थेरेपी का ब्लड ब्रेन पेनिट्रेशन सबसे अच्छा होता है और ब्रेन में वो सबसे अच्छा आउटकम देता है। ठीक है, थर्ड ट्रीटमेंट जो होती है जो ब्रेन मेटास्टेसिस में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो अगेन इम्यूनोथेरेपी की प्रॉब्लम सिमिलर है जो कीमोथेरेपी की प्रॉब्लम है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर बहुत अच्छी तरह क्रॉस नहीं करती। उसका रिजल्ट ये होता है कि बॉडी की बीमारी तो कंट्रोल हो जाती है पर ब्रेन की बीमारी इतनी अच्छी तरह कंट्रोल नहीं हो पाती। तो इसके लिए आज के दिन हालांकि कुछ नई इम्यूनोथेरेपीज अवेलेबल है जिनका ब्रेन में थोड़ा सा असर है, बट दे आर नॉट आवर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। और टिपिकली जिन पेशेंट का ट्रीटमेंट का मेन फोकस इम्यूनोथेरेपी पे है उनको हम सिर्फ इम्यूनोथेरेपी से ट्रीट नहीं करते और साथ में ब्रेन की रेडिएशन या ब्रेन की सर्जरी करते हैं ताकि ब्रेन की बीमारी उन चीज़ों से कंट्रोल हो जाए और बाकी बॉडी की दवाई इम्यूनोथेरेपी से कंट्रोल हो जाए। बहुत सारी रिसर्च चल रही है नई इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स पे जो स्मॉल मॉलिक्यूल हो इम्यून सिस्टम को ब्रेन में पुश कर सके ताकि ब्रेन के ट्यूमर भी इम्यूनोथेरेपी से कंट्रोल हो जाए या ब्रेन मेट्स भी इम्यूनोथेरेपी से कंट्रोल हो जाए। आज के दिन इम्यूनोथेरेपी इज नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर ब्रेन मेट्स, हालांकि उसको हम यूज कर सकते हैं, पर मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ओवर नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स ब्रेन एक्टिव हाईली पोटेंट इम्यूनोथेरेपी पिक्चर में आ जाएगी जो ब्रेन के ट्यूमर को भी एक्सीलेंट कंट्रोल कर सकती है जस्ट बाय मेडिसिन, इंजेक्शन और टैबलेट। तो फाइनली बात करते हैं ब्रेन मेटास्टेसिस के प्रोग्नोसिस के बारे में या सर्वाइवल के बारे में। तो फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेन मेटास्टेसिस एक सिस्टमिक कैंसर का रिफ्लेक्शन है। यदि फॉर एग्जांपल किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या लंग कैंसर है तो यूजुअली उसका जो प्रोग्नोसिस है वो डिपेंड करता है कि उसके ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर का प्रोग्नोसिस क्या है, ना कि ब्रेन कैंसर के प्रोग्नोसिस का। तो यदि पेशेंट के पास एक अच्छे प्रोग्नोसिस वाला से लंग कैंसर है तो ब्रेन मेटास्टेसिस वाले पेशेंट की भी बीमारी को अच्छा प्रोग्नोसिस दे सकते हैं और पेशेंट को सालों साल वाला सर्वाइवल दे सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड से मेरे पास पर्सनली डजन्स और हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको ब्रेन में फैला हुआ कैंसर है, बट चूंकि उनका सिस्टमिक कैंसर का आउटकम अच्छा है, उसमें अच्छी इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है, उसमें अच्छी टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है, उसमें हार्मोन थेरेपी का इम्पैक्ट अच्छा है, उसमें दवाइयों का कीमोथेरेपी का क्यूरेटिव इम्पैक्ट है। तो मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका ब्रेन मेट्स होने के बाद भी सालों साल का एक्सीलेंट सर्वाइवल है और कुछ पेशेंट ऐसे भी है जो ब्रेन मेट्स होने के बावजूद इनकी बीमारी पूरी तरह क्योर या खत्म हो गई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि ब्रेन मेटास्टेसिस टेक्निकली स्टेज 4 में आता है, किसी भी कैंसर पेशेंट को यदि ब्रेन मेट्स डेवलप भी होते हैं उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। उन्हें फटाफट एक अच्छे क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए और जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमने डिस्कस करी है अपने ब्रेन मेट्स का उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सिस्टमिक डिजीज को अच्छी तरह कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी से कंट्रोल में लाना चाहिए एंड इन जनरल पेशेंट्स का आउटकम बहुत अच्छा रहता है और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑप्टिमिस्टिक रहता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आज का अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये डिफिकल्ट टॉपिक के बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो। ब्रेन मेटास्टेसिस कॉमनली एक प्रॉब्लम है जो हम ओपीडी में देखते हैं, बट ये चीज़ हर बार हमें पेशेंट को ड्राइव करना पड़ता है कि इट इज़ नॉट अ रीज़न टू गिव अप होप और इट इज़ नॉट अ रीज़न की सर्वाइवल नहीं है। ब्रेन मेटास्टेसिस के साथ भी एक लॉन्ग हैप्पी और हेल्थी जिंदगी जी जा सकती है और उन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। वीडियो में डिस्कस टॉपिक के अलावा यदि आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट्स में अपना क्वेश्चन डाल के या स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से
अपने डाउट्स आप मुझे भेज सकते हैं और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब आपको मिले। हमारे चैनल का मेन पर्पज़ ये है कि इंडिया के कैंसर पेशेंट्स को वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी अपनी लैंग्वेज में मिले। तो इस मिशन में जुड़ने के लिए चैनल से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जल्दी आएगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।